Hello everyone, welcome to Binary Trees. My name is Twinkle, your English teacher. Today we are going to start with our new poem Amanda by Robert Klein from class 10th. So let's see what is this poem is all about. So अमांडा जो पोयम है वो किसने लिखी है? हमारी रॉबर्ट क्लाइन ने लिखी है। रॉबर्ट क्लाइन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी लिटरेचर बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड, अडल्ट फिक्शन से रिलेटेड मोर देन 40 बुक्स लिखी हैं। उनमें से एक पोएम है जो कि अमांडा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से। So let's see what is this all Amanda poem is all about. जो अमांडा पोयम है वो किसके बारे में है? एक छोटे बच्चे के बारे में है जो एक अपने अडोलेसेंस एज में है। आप खुद से इमेजिन करो कि एक छोटा बच्चा जो 6, 7, 8 क्लास का है, अगर उसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा होता है, राइट? तो उसको हर जगह बाहर जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है या कहीं पे भी जाना होता है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? बट अगर मान लो पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना कर दें, कोई चीज लेने के लिए मना कर दें, तो आप कैसे सैड से हो जाते हो, राइट? या फिर अगर पेरेंट्स किसी चीज को बोले आपको कि ये चीज कंप्लीट करो, फिर दूसरी चीज करना, या फिर मान लो आपको वो कुछ समझा रहे हैं, आपको मान लो किसी चीज के लिए डांट रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो या फिर आपका क्या रिएक्शन रहता है टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, एंड सेम वेज आपके पेरेंट्स का क्या बिहेवियर रहता है अगर आप कोई भी बात बोलते हो तो, राइट? तो यहाँ पे भी अमांडा और उसकी मदर की रिलेशनशिप दिखाई गई है इस पोएम में। तो जो अमांडा है उसका क्या बिहेवियर है जब उसकी मदर उसको कुछ समझा रही है, या फिर उसके मदर का क्या बिहेवियर है जब वो उसको कुछ बात बताना चाहते हैं या फिर कुछ समझाना चाहते हैं, राइट? तो यही पूरी पोयम है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी पोयम है बट बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, एंड बहुत सारी चीजें ये आपको बताएगी। So, Amanda, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे जो अमांडा है वो एक छोटी सी लड़की है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, राइट? उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो लाइंस बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? उसकी मदर बोल रही हैं, राइट? तो उसकी मदर अमांडा को समझा रही हैं, या आप ऐसे सोचो कि उसको कुछ कह रही हैं। मान लो आप स्कूल से आते हो, आपकी मदर भी आपको बोलते हैं ना कि अपने सॉक्स उधर रखो, शूज इधर उधर मत उतारो, अपना स्कूल बैग अपने रूम में रखो, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे अमांडा की जो मदर हैं वो उसको समझा रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने नेल्स को बाइट मत करो अमांडा। जब आप भी टीवी देख रहे होते हो, मोबाइल चला रहे होते हो, तब आप भी फ्री टाइम में कई बार कईयों की हैबिट होती है ना, आपने देखा होगा नेल्स बाइट करने लग जाते हैं, राइट? तो वही चीज यहाँ पे अमांडा की मदर उसको समझा रही है कि अपने नेल्स बाइट मत करो अमांडा। हंच योर शोल्डर अमांडा, डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। नाउ हंच योर शोल्डर्स अमांडा मीन्स हंच करना, शोल्डर्स को नीचे करके बैठना। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते चलाते हम एकदम से मोबाइल में ही घुस जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही जब छोटा बच्चा कोई मोबाइल चला रहा होता है, उसकी मदर भी बार बार उसको बोलते हैं ना, बेटा सीधे होके बैठो, ऐसे नीचे झुक के नहीं बैठना है। तो यहाँ पे अमांडा की मदर भी उसको वही चीज बता रही है कि हंच बैक करके मत बैठो अमांडा, सिट स्ट्रेट अमांडा। स्लाउच करके मत बैठो अमांडा, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। बिल्कुल ऐसे स्लाउच करके मतलब कि जैसे हम सोफे में बिल्कुल लेट ही जाते हैं या चेयर पे बिल्कुल लेट ही जाते हैं, राइट? एकदम झुक के बैठ जाते हैं, तो वैसे नहीं बैठना है अमांडा। आपको कैसे बैठना है? एकदम स्ट्रेट, शोल्डर्स को स्ट्रेट करके बैठना है, राइट? तो यहाँ पे ये तीनों इंस्ट्रक्शंस किसने दी हैं? अमांडा की मदर से मिल रही हैं अमांडा को। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now see this in the second paragraph. Can you see the second paragraph is in the parenthesis? Parenthesis मतलब ब्रैकेट दिया हुआ है आपको, है ना? ब्रैकेट में देने का मतलब क्या होता है कि जो
सेकेंड पैराग्राफ है वो इमेजिनेशन है किसका, अमांडा का। तो ये लाइंस बोली नहीं जा रही है, बट अमांडा जो है ये चीज को सोच रही है अपने मन में। ठीक है, तो वो किसके बारे में सोच रही है, एक वास्ट सी के बारे में सोच रही है, जिसका कलर कैसा है, सी ग्रीन ब्लू ग्रीन टाइप का, जिसको हम एमराल्ड कलर बोलते हैं, राइट। एमराल्ड सी के बारे में सोच रही है। वे द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल इनहेबिटेंट मतलब वहां पे रहने वाला अकेला इंसान कौन है, मी, अमांडा है। मी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया है, अमांडा को रिप्रेजेंट किया है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो एक मरमेड है और वो क्या कर रही है, पानी में ड्रिफ्ट कर रही है, पानी में तैर रही है बिल्कुल फ्रीली, राइट। तो अमांडा की ये सारी इमेजिनेशन है, जब उसकी मदर उसको समझा रही हैं कि अमांडा अपने नेल्स मत बाइट करो, अमांडा हंचबैक मत करो, अमांडा स्लाउचिंग मत करो, अमांडा सीधे होके बैठो, तब उस टाइम पे अमांडा क्या कर रही है, सोच रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है एक बड़े से समुद्र में, जहां पे वो अकेली है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अकेली है वहां पे, और अपने आप को एज अ मरमेड की तरह इमेजिन कर रही है। जो मरमेड क्या कर रही है, एक फ्री फिश की तरह पूरे सी में तैर रही है, राइट। तो मरमेड क्या होती है, एक ऐसी फिश जो हम कहानियों में फेरी टेल्स में देखते हैं ना, कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो मरमेड की पिक्चर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पे देखो मदर क्या कह रही है अमांडा को, कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, अमांडा क्या तुमने अपना रूम जो है वो साफ कर लिया। टाइडी मीन्स अपना रूम को साफ करना, राइट। मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने शूज साफ कर लो अमांडा। तो यहाँ पे जो मदर है वो अमांडा को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, कि क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, उनसे उससे पूछ रही हैं, राइट। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए बोला था अमांडा। तो ये तीन चीजें यहाँ पे पैराग्राफ में पूछ रही है एक मदर अपनी बेटी से, अमांडा से। वहीं पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दोबारा से अमांडा जो है एक इमेजिनेटिव मोड में है, और वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो वो क्या सोच रही है, अपने आप को ऑर्फन समझ रही है। ऑर्फन क्या होता है, एक अनाथ बच्चा, ठीक है, जिसके मदर और फादर नहीं होते हैं, जो कि अपने आप को ऑर्फन समझ रही है अमांडा, और क्या कर रही है, रोम कर रही है स्ट्रीट पे, कहीं पे भी ऐसे ही इधर उधर घूम रही है, और अपने आप को इमेजिन कर रही है कहाँ पे, सी के पास, राइट। तो वहां पे क्या होती है, बहुत सारी रेत होती है ना, तो वो क्या कर रही है, रेत पे पैटर्न्स बना रही है अपने पैर से, जैसे हम हाथ से पैटर्न्स बनाते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं जब आप बीच वगैरह पे जाते हो, राइट। तो यहाँ पे अमांडा भी वही चीज कर रही है, बट अपने पैर से कर रही है, बेयर फीट घूम रही है, राइट। तो वो इमेजिन क्या कर रही है, कि मदर ने मुझे बोला है कि क्या तुमने अपने शूज साफ कर लिए, बट मेरे पास तो यहाँ पे शूज ही नहीं है। अपने इमेजिनेटिव मोड में जो वो है ना, इमेजिन कर रही है कि यहाँ तो मैं बेयर फीट हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। द साइलेंस, जो खामोशी है वहां पे, वो उसको इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है कि वो गोल्डन बोल रही है उसको। और जो फ्रीडम है ना, कि कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, वो बहुत ज्यादा उसको क्या लग रही है, स्वीट लग रही है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now, mother
क्या कह रही है अमांडा से, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। जैसे हम कुछ भी होता है ना फ्रिज से निकाल के खाने लगते हैं ना, मम्मा भी बोलते हैं ना घर पे कि ऐसे ही फ्रिज से निकाल के मत खाओ, ठंडा मत खाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मदर भी क्या बोल रही है उसको कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा। क्यों बोल रही है उसको चॉकलेट, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से एक तो आपके टीथ भी खराब होते हैं, और उसके एक्ने की वजह से वो उसको मना कर रही हैं कि इतनी ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा। एक्ने क्या होते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, है ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फेस पे, तो उसके लिए उसकी मदर उसको बोल रही है, क्या तुम्हें याद है अपने एक्ने के बारे में अमांडा, तो इसीलिए इतनी ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा। एंड मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, तो तुम जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो, तुम मुझसे बात करो अमांडा जब मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पे अब देखो दोबारा से जो अमांडा है वो अपने आप को क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है एज अ रुपंजल। रुपंजल कौन है, आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी ना रुपंजल वाली, जिसमें उसके लॉन्ग हेयर होते हैं, है ना, और वो एक बाहर बिल्कुल सेपरेट टावर में रहती होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहती है, राइट। तो उसमें बहुत लंबे से बाल होते हैं उसके, है ना। वहीं पे वो किसको अमांडा जो है वो किसके साथ कंपेयर कर रही है अपने आप को, रुपंजल के साथ कंपेयर कर रही है। आई हैव नॉट अ केयर, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है, और वो कहाँ है, एक लोनली से टावर में है, एक बड़ी सी बिल्डिंग में है, जहां पे कोई भी आता जाता नहीं है, बहुत रेयर वहां पे कोई भी आता है। और जो रुपंजल वाली स्टोरी होती है ना, रुपंजल में वो क्या करती है कि खिड़की से अपने बाल को नीचे फेंक देती है, टू यूज इट एज अ रोप एंड कम अप, राइट। तो वो क्या बोलती है अमांडा कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि वहां से कोई भी ऊपर आ सके। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि उससे कोई ऊपर आ सके। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अमांडा को अब उसकी मदर क्या बोल रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग अमांडा, ठीक है ना। सल्किंग क्या होता है, जैसे हम सिसकते हैं, रो रहे हैं, या फिर मान लो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हमें रोना आ रहा है तो हम ऐसे ऐसे आवाज निकालने लगते हैं ना, तो उसकी मदर बोल रही है कि ऐसे मत करो अमांडा, ठीक है। तुम क्या हो, बहुत ज्यादा मूडी हो अमांडा, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं है तो तुम रोने लग गई हो, तुम बहुत ज्यादा क्या हो अमांडा, तुम बहुत ज्यादा मूडी हो। और कोई अगर दूसरा इंसान ये चीज को देखेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं हमेशा तुम्हें क्या करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, हमेशा तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ अमांडा। So that was all about our entire poem. तो now अब summary देखते हैं. The poem Amanda highlights the conflict between the child's desire for freedom and the constraints, instructions imposed by the adult. तो यहाँ पे जो अमांडा और मदर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या दिखा रहा है कि एक तरफ जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा फ्रीडम वो चाहता है, और जो मदर या फिर पेरेंट है वो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को इम्पोज कर रहे हैं। It represents a conversation where an adult keeps scolding a young girl named Amanda for her behavior, telling her to sit straight, not bite her nails, do her homework and so on. तो यहाँ पे जो मदर और जो अमांडा के बीच की कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पे मदर जो है वो उसको डांट रही है अलग अलग चीजों के लिए, उसको सही से बैठने के लिए बोल रही हैं, ठीक है ना, कि अमांडा तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अच्छे से बैठना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क अच्छे से करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से क्या कहते हैं अपने नेल्स अब बाइट नहीं करने चाहिए, राइट। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान करता है।
और उसके रिस्पॉन्स में अमांडा कुछ भी नहीं बोलती है और कहाँ चली जाती है, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है, जहां पे वो किसके बारे में सोच रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है मरमेड के साथ, कभी ऑर्फन के साथ, कभी रुपंजल के साथ, ठीक है ना, ये अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, जो कि उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते सोचने के बारे में कि मदर क्या कह रही है। तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है वहां पे, और ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को समझती है जहां पे उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। The poem contrasts the adult's nagging voice with Amanda's silent rebellion through fantasy. It also reflects the misunderstanding between the generation. Adults often don't realize how their constant correction can make a child feel trapped and unheard. तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, तो कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन जाता है, और पेरेंट्स जो कॉन्टिन्यूसली डांट रहे हैं बच्चे को, इसमें जो उसकी मदर है कॉन्स्टेंटली उसको बोल रही है, हर बात के लिए बोल रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उसको डांट रही है और वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है, अमांडा आगे से कुछ नहीं बोल रही है। तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा कि मदर जो है वो बच्चे को डांटती जा रही है और बच्चा आगे से कुछ भी नहीं बोल रहा है, राइट। सो लेट्स कम्स टू द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस चैप्टर। इसमें एक चीज आपने देखी होगी, बहुत बार रिपीट हो रही है, बहुत सारी साउंड जो है रिपीट हो रही है, इसलिए इसमें क्या है हमारे पास रिपीटेशन है, क्योंकि बहुत सारी टोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हैं, राइट। देन वी हैव अ एल्यूजन हियर। एल्यूजन क्या होता है कि जब हम इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी चीज के साथ, जैसे यहाँ पे अमांडा कंपेयर कर रही है अपने आप को किसके साथ, रुपंजल के साथ, ठीक है ना, और वो कहाँ पे है, एक टावर में है जहां पे कोई भी नहीं आएगा, या फिर वो अपने आप को कंपेयर कर रही है एक मरमेड के साथ, right. Then we have a third literary device here, that is a metaphor, जहां पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो एक जैसी नहीं है बट उनमें कुछ आपस में कॉमन है, राइट। जैसे अमांडा ने अपने आप को कंपेयर किया किसके साथ, मरमेड के साथ, ऑर्फन के साथ, रुपंजल के साथ, है ना। तो यहाँ पे जो तीन चीजें मरमेड, रुपंजल, ऑर्फन, तीनों कॉमन नहीं है, बट वो क्यों कॉमन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो अमांडा है वो अपने आप को क्या कर रही है, उन तीनों के साथ कंपेयर कर रही है। Then we have a fourth alliteration. Stop that slouching that and sit up straight, Amanda. Alliteration में देखो S S S की साउंड बार बार आ रही है ना, तो यहाँ पे creates a musical quality while emphasizing a harsh command. तो यहाँ पे जो हम साउंड्स को रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहला रहा है हमारा alliteration, right? राइट। तो अमांडा जो है वो यहाँ पे अपने आप को अलग अलग चीजों के साथ क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है, ठीक है ना। वो अलग बिल्डिंग में चली जाती है जहां पे वो अपने आप को रुपंजल के साथ कंपेयर कर रही है, और वो क्या बोल रही है कि मैं अपने बालों को बिल्कुल भी नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि उससे कोई ऊपर आ सके, राइट। Coming to our NCERT questions and answers of this poem. First question here is, how old do you think Amanda is and how do you know this? Amanda is likely a young teenager around 12 to 14 years old, right? This is evident from kind of instructions she receives, such as not biting her nails, sitting up straight, doing her homework, and cleaning her room, which are typical of children in their early teenage year. Her imaginative escape also reflect the child's mindset. Second question, who do you think is speaking to her? कौन बात कर रहा है अमांडा से? हमने पढ़ा अमांडा से उसकी मदर बात कर रही है, right? The speaker is most likely Amanda's parent or guardian, probably her mother. The tone is that of an adult instructing or scolding a child to behave properly and follow the rules. Why are stanza 2, 4 and 6 given in the parenthesis? अब stanza नंबर जो 2, 4 और 6 है, जैसा मैंने आपको पोएम के टाइम पे बताया कि जो ब्रैकेट में stanza दिए हुए हैं वो ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि वो क्या है, इमेजिनिंग, और कह लो उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में है वो, ठीक है, तो वो उस चीज को सोच रही है,
So stanza 2, 4 and 6 are in the parenthesis because they represents Amanda's thoughts and imagination. They show her inner world and fantasies which are separate from the adult's instruction. The use of parenthesis helps distinguish between the external scolding and the internal escape. ठीक है ना, तो बाहर से जो उसकी मदर बोल रही हैं वो लाइंस बिना ब्रैकेट के हैं, और जो इमेजिनरी लाइंस हैं या इमेजिनरी थॉट्स हैं वो लाइन सारी हमारी किस में है, ब्रैकेट्स में है. Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? So imaginary world का speaker तो अमांडा ही है, right? Do you think this speaker is listening to the speaker in the stanza 1, 3, 5 and 7? तो जो मदर बोल रही है, क्या आपको लगता है कि जो अमांडा है वो मदर को सुन रही है? तो in stanza 2, 4 and 6, Amanda herself is the speaker, right? These stanzas reflect her private thoughts and fantasies जो वो imagine कर रही है अपने imaginary world में. No, Amanda is not listening to the speaker. In the other stanzas, she is mentally escaping the nagging and immersing herself in her imaginative world. वो अपने आप को मदर की जो डांट है उससे पीछा छुड़ाना कह लो, या फिर वो मदर को सुन ही नहीं रही है और अपने थॉट्स में ही गुम है और अपने आप को वहीं पे ही देख रही है और मदर को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है. What could Amanda do if she were a mermaid? If Amanda were a mermaid, she would drift happily in the sea. तो वो क्या करेगी? Happily drift करेगी sea में, free from the rules and restrictions. और उन rules और restrictions से दूर जो उसकी मदर उसको दे रही हैं बहुत देर से. She imagines being alone in a calm and peaceful world where no one controls her or scolds her. वो ऐसे वर्ल्ड में है मरमेड बन के जहाँ पे उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई उसको कंट्रोल नहीं करेगा और कोई भी उसको डांटेगा नहीं, राइट? Coming to our next question, number 6, is Amanda an orphan? Why does she say so? क्या रियलिटी में अमांडा ऑर्फन है? अगर है तो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रही है, राइट? तो अमांडा ने ऐसा क्यों बोला कि वो अपने आप को इमेजिन करती है एज अ ऑर्फन? ऑर्फन मीन्स कोई बच्चा ऐसा जिसके मदर फादर नहीं होते, राइट? वो अनाथ होता है. No, Amanda is not an orphan. She says so because she wants to be free from the constant instructions of her parents. In her imagination, being an orphan means living independently and peacefully without anyone to tell her what to do. तो अपने imaginary world में वो बिल्कुल free है, एक orphan की तरह, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है. इसलिए वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है? एक ऑर्फन के साथ कंपेयर कर रही है, ताकि उसको कोई कंट्रोल ना करे और वो पीसफुली इंडिपेंडेंटली अपने वर्ल्ड में रह सके. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be a Rapunzel? तो वो Rapunzel को क्यों अपने आप को as a Rapunzel imagine कर रही थी? कौन? Amanda. Yes, Rapunzel is a fairy tale character locked in a tower with no contact with the outside world, right? जैसा मैंने आपको poem में बताया. Amanda wants to be like a Rapunzel because she desires peace, isolation and freedom from her controlling environment. तो वो अमांडा जो थी वो क्या चाहती थी? बिल्कुल शांति चाहती थी, अकेलापन चाहती थी और फ्रीडम चाहती थी, ताकि उसको कोई रोके नहीं, कोई कुछ कहे नहीं, कोई कुछ उसको कंट्रोल ना करे कि ये करो, अब ये करो, अपना होमवर्क करो, अपना रूम साफ करो, अपने शूज साफ करो, राइट? तो वो बिल्कुल भी वो वाली इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहती थी. However, unlike the real story, Amanda wants to never let her hair down, indicating that she prefers to remain alone. तो अपने hairs को वो क्यों नहीं बाहर गिराना चाहती थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और वहां पे आए और उसका जो loneliness है वो खत्म हो जाए. वो क्योंकि अकेले ही रहना चाहती थी. Coming to our next question, question number 8. What does the girl earn for? What does this poem tell you about Amanda? तो एक गर्ल जो है वो बेसिकली क्या चाहती है, या फिर यहाँ पे जो अमांडा है वो पोएम में अपने आप को कैसे दिखाना चाह रही है, राइट? क्या चाहती है वो? अमांडा जो है वो क्या चाहती है? फ्रीडम चाहती है, पीस चाहती है, इंडिपेंडेंस चाहती है,
The poem shows that she is a sensitive, imaginative girl who feels burdened by constant correction. So जो छोटी छोटी बातों के लिए उसकी मदर उसको टोकती है, वो उसको एक एज अ बर्डन देख रही है. And it highlights the need to understand children's emotions and give them space to express themselves. तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमें बच्चों को सुनना चाहिए, एंड ऐसा नहीं है हमेशा पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर ही अपनी बातें कहनी चाहिए, उनकी बातें सुननी भी चाहिए, जो कि उनको क्या देती है, थोड़ी सी स्पेस देती है, इंडिपेंडेंसी देती है, ताकि वो अपनी बातों को भी उनके सामने रख सके एंड अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सके. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is a moody? जहाँ पे उसकी मदर बोल रही है ना कि do not sulk Amanda, तुम बहुत moody हो Amanda, ठीक है ना. तो no, Amanda is not sulking or moody. She is just lost in her thoughts and imagination. वो क्या थी, अपने thoughts में गुम थी और अपनी imagination में गुम थी. The adult misunderstanding her silence and dreamy behavior as sulking. तो उसकी मदर ने उसके इमेजिनेशन वर्ल्ड को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि वो जो है वो रो रही है, राइट. दिस शोज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द अडल्ट एंड द चाइल्ड. That is all for this video. We have completed our entire poem Amanda, each and every details. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा entire poem. Thank you so much for watching this video. We will meet in the next video. Till then, like, share and subscribe Binary Trees channel for more such content. Bye.